चलो आज हम लोग थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग देखे थे क्या कि रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं। सबसे पहला चीज़ पढ़ते हैं रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्योंकि केमिस्ट्री में है तो कौन सा रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन। इसी केमिकल रिएक्शन को बोला जाता है केमिकल चेंज। जब केमिकल में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल चेंज बोलेंगे या क्या बोलेंगे हम लोग? केमिकल रिएक्शन। तो होता क्या है कि अगर किसी प्रोसेस में जैसे मान लो कि ए और बी है या सी और डी के साथ रिएक्शन करना चाह रहा है, तो पहले क्या करेगा? ए और बी का बॉन्ड ब्रेक करेगा, सी और डी का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो पहला काम होगा कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। उसके बाद क्या होगा? नया बॉन्ड बनेगा, जैसे ए सी के साथ बी डी के साथ, तो बनेगा ए सी और क्या बनेगा? बी डी। न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो हम लोगों के लाइफ में भी तो वही है कि हम लोग जब छोटे रहते हैं तो स्कूल में बहुत सारे दोस्त होते हैं। थोड़ा बड़े होते हैं तो उसमें सेपरेशन करना शुरू करते हैं कि भले बचपन में तो टिफ़िन वाले दोस्त बहुत होते हैं कि इसका टिफ़िन में सूख खा लेगा, उसका टिफ़िन में सूख खा लेगा, यही सब दोस्ती रहता है। थोड़ा बड़े होते हैं, मैच्योर थोड़ा सा होते हैं, तो अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग दोस्ती करते हैं। फिर उसके बाद 12 करते हैं, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, तो उसके बाद जब जहाँ जॉब होता है तो जॉब वाले दोस्त हो जाते हैं, पुराने दोस्त छूट जाते हैं। तो मतलब है कि पुराना दोस्त छूट जाए या नया दोस्त मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बॉन्ड बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। तो किसी भी प्रोसेस में अगर ओल्ड बॉन्ड को तोड़ दिया जाए और नया बॉन्ड बना दिया जाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। सीधा बात है कि द प्रोसेस इन विच ओल्ड बॉन्ड इज ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सीधा बात है। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच old bond is broken and new bond is formed is called chemical reaction और chemical change। chemical reaction और क्या होगा भाई? chemical change। अब इसमें मैकेनिज्म का क्या मतलब हुआ? रिएक्शन का तो मतलब हुआ कि किसी प्रोसेस में ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाए, न्यू बॉन्ड को बना दिया जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्शन। लेकिन व्हाट डू मीन बाय मैकेनिज्म? तो हम लोग देखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जनरली लिखते हैं कि रिएक्टेंट डायरेक्ट चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टेंट जो होता है वह दो टाइप का देखा जाता है। एक को बोलते हैं सबस्ट्रेट और दूसरे को बोलते हैं रिएजेंट। और यह सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिलता है तो एक नया टर्म लाता है बीच में, जिसका नाम होता है इंटरमीडिएट या रिएक्शन इंटरमीडिएट इसको बोलते हैं। और यह चेंज हो के क्या बनाता है भाई? प्रोडक्ट। तो अगर इसी रिएक्शन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर ले तो उस टर्म का नाम क्या हो जाएगा? मैकेनिज्म हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। अब इसमें जो सबस्ट्रेट है वह क्या है और रिएजेंट क्या है? तो अगर कोई भी कार्बन अपने पर अटैक कराता है तो उसको हम लोग सबस्ट्रेट बोलेंगे। अगर कोई आके उस पर अटैक करता है तो उसको हम लोग रिएजेंट बोलते हैं। तो सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि द कार्बन बीइंग अटैक्ट, जिस पर अटैक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। और क्या बोलता है? द स्पीसीज विच अटैक ऑन सबस्ट्रेट इज कॉल्ड क्या होता है भाई? रिएजेंट। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? रिएजेंट। जैसे आप मीथेन का स्ट्रक्चर लोगे, CH4 इस पर Cl2 है तो Cl2 इस पर अटैक करेगा। किस पर?
CH4 पर, तो सबस्ट्रेट कौन हुआ? CH4। अटैक कौन किया? Cl2। तो अटैक जो किया उसका नाम क्या होगा? रिएजेंट। जो अटैक कराएगा उसको क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। तो एक नया इंटरमीडिएट बनेगा इसमें, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देते हैं, बाद में हम इंटरमीडिएट समझाएंगे। इसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे, लेकिन बीच में क्या बनता है? यहाँ इंटरमीडिएट बनता है। तो अगर कोई भी सबस्टांस या कोई भी कार्बन जो है अपने पर अटैक करा ले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट जनरली ऑर्गेनिक होते हैं, रिएजेंट जनरली इनऑर्गेनिक होता है, लेकिन ऑर्गेनिक भी होता है। ऐसा नहीं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वो तो ऑर्गेनिक का है लेकिन ऑर्गेनोमेटालिक में आता है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि इनऑर्गेनिक स्पीसीज रिएजेंट के फॉर्म में आते हैं और ऑर्गेनिक में हम लोग कार्बन को सबस्ट्रेट लेते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है इसी को स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इस टर्म का नाम क्या होता है? मैकेनिज्म। क्या नाम होगा? रिएक्शन मैकेनिज्म, या उसको क्या बोलोगे? मैकेनिज्म। अब जनरली बात है कि बॉन्ड टूटेगा कैसे और बॉन्ड बनेगा कैसे? आखिर बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक तो नया बॉन्ड बनेगा नहीं। जैसे मान लो किसी का माँ से बहुत अच्छा रिलेशन है, लेकिन उसकी शादी तो होगी ना। तो अगर लड़की है तो उसको हस्बैंड के साथ नया रिलेशन बनेगा, ससुराल में नया रिलेशन बनेगा। लड़का होगा उसकी वाइफ से नया रिलेशन बनेगा, उसकी तो माँ से क्या होगा? थोड़ा सा ऐसा नहीं कि रिएक्शन ब्रेक हो जाएगा, मतलब बीच में शील्डिंग हो जाएगा। वाइफ आके बीच में हो जाएगी तो जो आपके माँ से आपका अट्रैक्शन है वह अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वह अट्रैक्शन थोड़ा वाइफ की तरफ जाएगा। हस्बैंड होगा तो थोड़ा हस्बैंड की तरफ अट्रैक्शन जाएगा, तो माँ से अपना अट्रैक्शन कम होगा, मतलब बीच में शील्डिंग होगा। तो जनरली पुराना बॉन्ड ब्रेक होगा तभी नया बॉन्ड बनेगा। अब पुराना बॉन्ड ब्रेक होने के लिए अब किस टाइप का ब्रेकिंग होता है? तो ब्रेकिंग दो टाइप का होता है। जैसे दो खास भाई के बीच में अगर ज़मीन का डिवाइड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोलाइटिक फिजन बोलते हैं। अगर दो डिफरेंट लोगों के बीच में डिवाइडेशन होता है तो उसको हम लोग हेट्रोलाइटिक फिजन होते हैं। तब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड जनरली दो टाइप से हम लोग करते हैं। क्या करेंगे भाई? इसमें ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, या इसी को बोला जाता है क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, या इसी को बोला जाता है फ्यूजन ऑफ बॉन्ड। आप तीनों का मतलब एक ही समझ सकते हो कि बॉन्ड को ब्रेक करना है। और बॉन्ड का ब्रेक दो टाइप से किया जा सकता है। एक को बोलते हैं हम लोग होमोलाइटिक फ्यूजन, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन में क्या होता है? होमोलाइसिस इसको बोलते हो, और इसको क्या बोलते हो? हेट्रोलाइसिस। तो जनरली यह बात दिमाग में याद रखना है कि अगर रिएक्शन हम लोग को पढ़ना है, रिएक्शन अच्छा से समझ में आवे, तो हम लोग को यहीं से स्टार्टिंग से समझ में आना चाहिए कि ब्रेकिंग कैसे करते हैं, और ब्रेकिंग होने के बाद उसमें क्या बनता है, और वह जो अटैक करेगा रिएक्शन में, जो पार्टिसिपेट करेगा वो कैसे करेगा, उसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग क्या जान जाएंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म। इसी को लोग GOC फर्स्ट, GOC सेकंड में कोटा पटना वाले लोग बोलते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, जनरली हम लोग अपने बारे में बात करेंगे। अब इसमें होमोलाइसिस का क्या मतलब होगा? तुम लोग जानते हो होमोलाइसिस का क्या मतलब होगा? सेम, मतलब एक ही कार्बन के ब्रेक कर दिया जाएगा तो होमोलाइसिस हो जाएगा। सेम का मतलब क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय सेम? एक ही तरह का होगा तो उसमें ब्रेक कर दिया जाएगा। जैसे आप मान लो तो CH3 CH2 Br, ये तो एक तरह का नहीं है, लेकिन इसका ब्रेकिंग होगा कि नहीं होगा? तो क्या वहाँ हेट्रोलाइसिस होगा कि होमोलाइसिस होगा? होमोलाइसिस नहीं होगा। ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कितना होता है? 2.5, 2.8। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कितना होता है? 2.5। तो बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी 0.3 के बराबर हो जाए तो वह नॉन पोलर कंपाउंड हो जाता है। अगर नॉन पोलर हो गया तो वहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैच कर गया तो वहाँ ब्रेक करोगे तो होमोलाइसिस हो जाएगा। तो कैसे बोल दोगे? केवल देखे, केवल बाल बड़ा देख के थोड़े बोल दिया जाएगा वो लड़की है। लड़का सभी बाल बड़ा बड़ा बना के घूमता है तो उसको बोल देंगे हम लोग की लड़की है। ऐसा थोड़ी, मतलब है कि नेचर ऑफ कंपाउंड और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से हम लोग को पता लगाना पड़ेगा कि विच कंपाउंड इज अ पोलर एंड विच कंपाउंड इज अ नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में जो होगा उसको क्या बोलोगे? होमोलाइसिस बोलोगे, और पोलर में होगा तो उसको क्या बोलोगे? हेट्रोलाइसिस। पोलर कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए कौन सा लाइसिस लाएंगे? होमोलाइसिस। नॉन पोलर को तोड़ने के लिए क्या लाओगे? होमोलाइसिस। पोलर के लिए क्या लाओगे? हेट्रोलाइसिस। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि होमोलाइसिस जो होता है
यहाँ लिख देते हैं, आगे फिर पढ़ाएंगे। होमोलाइसिस किसके लिए होगा भाई? नॉन पोलर के लिए। क्या होगा? नॉन पोलर के लिए। और हेट्रोलाइसिस किसके लिए होगा? पोलर के लिए होगा। तो नॉन पोलर में जब ब्रेक करना होगा तो कौन सा लाइसिस करोगे? होमोलाइसिस। और पोलर में जब करना होगा तो क्या करोगे? हेट्रोलाइसिस करोगे। ठीक है, इसको फिर बाद में हम लिखते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। कितने टाइप से करोगे? 2 टाइप से करोगे। क्या करोगे भाई? होमोलाइसिस। दूसरे को क्या बोलेंगे? हेट्रोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस मतलब होमोलाइसिस में नॉन पोलर होना चाहिए कंपाउंड में भी। जनरली क्या होना चाहिए भी? नॉन पोलर कंपाउंड होना चाहिए। जनरली हम जनरली लिख देते हैं भाई केमिस्ट्री में, क्या है कि बहुत ऐसा है, एक्सेप्शन केस भी हो सकता है, इसीलिए हमने क्या लिख दिया? जनरली। इसमें क्या होगा भाई? जनरली क्या होगा? पोलर कंपाउंड में होगा। जनरली यहाँ क्या होगा? पोलर कंपाउंड में होगा। इसमें तुम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा हेल्प का, मतलब जहाँ हेल्प की ज़रूरत होती है वहाँ क्या होता है? होमोलाइसिस। अब यहाँ H फॉर हो गया हाई टेम्परेचर, E फॉर हो गया इलेक्ट्रिसिटी, L फॉर हो गया लाइट, अब P फॉर हो गया पेरोक्साइड। यह 4 में से कोई भी रहेगा तो होमोलाइसिस होगा। इसमें ज़रूरत पड़ता है कैटालिस्ट का। इसमें ज़रूरत होगा पोलर सॉल्वेंट का। तो पोलर सॉल्वेंट कुछ भी याद नहीं हो तो कम से कम पानी और दारू 2 को याद रखना चाहिए। पोलर सॉल्वेंट में कौन कौन आता है? वाटर, अल्कोहल, यह 2 कंपाउंड कम से कम हम लोग पोलर में जानेंगे। नॉन पोलर में यह होगा किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा। इसमें क्या रखोगे भाई? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ETC। ठीक। अब होमोलाइसिस में क्या बनेगा? इन विच फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। मतलब दिमाग में याद रखना कि फ्री रेडिकल जब भी बनेगा तो होमोलाइसिस में बनेगा। ठीक है, इसमें क्या बनेगा? इन विच इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर फॉर्म्ड। इसमें इलेक्ट्रोफाइल बनेगा या क्या बनेगा? न्यूक्लियोफाइल बनेगा। इसमें क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। इसमें क्या होगा? इन विच both atoms have same और क्या होगा? सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? both atoms have different इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, जैसे देखो यार A और B 2 एटम है और इसको ब्रेक करना है हम लोग को। और दोनों एटम का बोथ एटम्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो 4 चीज़ हम लोग को इसमें से चाहिए। या तो हाई टेम्परेचर चाहिए, या तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, या तो लाइट चाहिए, या तो पेरोक्साइड चाहिए। 4 में से कोई चीज़ चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया? यहाँ हेल्प ही रख दिया। इस 4 में से कोई एक आप लोगों को होना चाहिए। तो क्या होगा कि A जो है अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो जाएगा।
और बी जो है वह अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए और बी, यहाँ जो जन्म होगा उसका नाम होगा फ्री रेडिकल। अब इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इसको लिखा जाता है सिंगल बारडेड कर्व्ड एरो, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं फिश हुक। अगर गांव देहात में जाओगे ना तो इसको बंसी बोला जाता है, मछली फंसाने वाला, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम है इंग्लिश में फिश हुक। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का साइन अगर हम लोग को दिखाई दे तो हम लोग को समझना है कि वहाँ फ्री रेडिकल बन रहा है। ठीक है, इस टाइप का अगर कहीं भी साइन दिखाई देगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल दिखाई देगा। जैसे आप एग्जांपल में लो Cl और Cl, इस दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है क्योंकि एक ही जात है, एक ही खानदान से आते हैं। इसको क्या करोगे, सनलाइट दोगे। और एक बात याद रखना कि क्लोरीन जब सनलाइट में आता है तो अपने पार्टनर को छोड़ देता है। तो यहाँ क्या करेगा भाई, Cl C, दोनों Cl अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गए। तो क्या बना यहाँ, 2Cl फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल बना। अगर हम लोग Br और Br की बात करें परऑक्साइड में, तो Br क्या हो जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और यह Br क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्या बनेगा, यह Br अलग हो गया, यह Br अलग हो गया, तो क्या बन गया बताओ, 2Br। यहाँ क्या बना, फ्री रेडिकल बना। लेकिन हेट्रोलाइसिस में क्या होगा कि जैसे मान लो कि A और B बोथ एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो पोलर हो गया। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो गया तो क्या हो गया, पोलर हो गया। अब क्या हो कि एक ऐसा केस आ गया कि कैटालिस्ट के प्रेजेंस में बी क्या करे, दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो जाए। तो ए पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ए क्या होगा, ए के पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और बी के पास कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, क्योंकि बी ज़्यादा ताकतवर वहाँ है। तो जो जितना स्ट्रेंथ वाला एटम होगा वह इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा ए जो बना हमारा वह ए क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल, और बी जो बना वह क्या बना भाई हमारा, न्यूक्लियोफाइल। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि हियर बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तबे ना बी दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया। ऐसा भी केस हो जाए कि ए और बी हो, ए ही दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाए, तो इस केस में ए के पास कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव, और बी के पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। मतलब यह कहना चाह रहा है इट मीन्स ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। तो यहाँ जब कैटालिस्ट के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओगे तो ए पर क्या होगा, प्लस, और बी पर क्या होगा, माइनस। ए प्लस वाला क्या, सॉरी, ए पर क्या होगा, माइनस, ए न ले रहा है इलेक्ट्रॉन, ए पर क्या होगा, माइनस, बी पर क्या होगा, प्लस। ए क्या हो गया यहाँ, न्यूक्लियोफाइल, क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, और ए क्या हो गया बताओ तो, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो क्या लिखोगे यहाँ बताओ तो, कि हियर ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। मतलब अगर डिफरेंट पोलर को तोड़ना होगा तो कहाँ चले जाओगे, हेट्रोलाइसिस में, और नॉन पोलर में तोड़ना होगा तो कहाँ चले जाओगे, होमोलाइसिस। अब इसमें दो टर्म बना, एक टर्म आता है जिसका नाम होता है अटैकिंग रिएजेंट, या इसको बोला जाता है जनरली रिएजेंट। रिएजेंट क्या करता है, अटैक करता है कहाँ, सबस्ट्रेट पर। यह तीन टाइप का होता है। एक नंबर में होता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा नंबर में होता है न्यूक्लियोफाइल, और तीसरा नंबर हम लोग ज़बरदस्ती बोलते हैं उसका नाम होता है फ्री रेडिकल।
लेकिन एक्चुअली में देखोगे तो दो ही तुमको ज़्यादा पॉपुलर हैं। कौन कौन है भाई? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। क्या होगा भाई? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फिलिक मतलब होता है लविंग। तो जिस स्पेसीज को इलेक्ट्रॉन से लव होगा उसको इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे, और जिसको प्रोटॉन से लव होगा उसको न्यूक्लियोफिलिक बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन लवर आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड प्रोटॉन लवर आर न्यूक्लियोफाइल्स। तो जिसको इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, और जिसको प्रोटॉन से अट्रैक्शन होगा उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। अब बात यहाँ आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन किसको हो सकता है, आखिर किस टाइप के स्पेसीज को इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन होना चाहिए। तो किस टाइप के स्पेसीज को इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन होगा? जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसके पास ऑक्टेट नहीं होगा, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में नहीं होगा। पूरी केमिस्ट्री जो है आप लोगों के लेवल पर 18 रूल आपको नहीं पढ़ना है, 36 रूल नहीं पढ़ना है, आपको 8 रूल पढ़ना है केवल। मैंने ऑक्टेट की बात आपको जानना है। तो आप यह बात दिमाग में रखोगे कि कोई भी एटम यही चाहता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, और उसके अगल बगल वाले बेरिलियम बोरॉन की भी बात हो रही है, सबको छोड़ दिया जाए तो मोस्ट ऑफ दी एटम्स को यही एक नेचर होता है कि वह चाहते क्या है कि हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए मतलब हम इनर्ट गैस के जैसे हो जाए। इनर्ट गैस के जैसे हो जाएंगे तो हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगा। तो जब ज़्यादा स्टेबिलिटी होना होगा, आप कह दीजिए हम डॉक्टर हो जाएं, तो अगर इस तरह कहना होता तो हम प्रधानमंत्री हो जाए, रोज़ रात में कहते हैं मोदी जी की जगह पर हम ही जाके बैठ जाते। ऐसा कहने से थोड़ी होगा। वो बहुत कर्म किए होंगे तबे ना वहाँ पे पहुँचे होंगे, बहुत मेहनत किए होंगे, ज़मीन से वो अपना पूरा परिवार खानदान सारा को छोड़ के या पूरा दुनिया छोड़ के तब अकेले बउआते बउआते संत महात्मा की तरह गए तो प्रधानमंत्री हुए। ऐसे उनको ऐसे ही बैठा बैठा वो लोग बोला कि चलिए सर आप प्रधानमंत्री हो जाइए। तो राहुल गांधी को कहना ही हर साल लोग कह रहा है चलिए सर, उनसे भी ज़्यादा धनिक आदमी हैं, उनसे अभी कुंवारे हैं, बउआ हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, अभी तो बाले हैं, बाले बुतरू हैं, 50 बरस के हो गए, युवा कहलाते हैं। तो तुम लोग तो अभी क्या कहलाओगे? बॉर्न बेबी कहलाओगे। इसलिए कि 18, 19, 20 साल के बच्चे तो अब बॉर्न बेबी कहलाएंगे क्योंकि अभी वो जवान हैं। तो उनको भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है कि नहीं, लेकिन उनका कर्म वैसा नहीं है। तो जनरली खाली कह देने से थोड़े होगा कि हम ऑक्टेट हो जाएं। तो ऑक्टेट होने के लिए काम करना पड़ेगा भाई, कि या तो इलेक्ट्रॉन लीजिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन दीजिए, और नहीं तो इलेक्ट्रॉन शेयर कीजिए। यही 3 को टेंडेंसी होता है। तो मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं। नॉन मेटल्स क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। और नॉन मेटल के बीच में होता है तो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। तो उसी तरह यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होगा कि जिस स्पेसीज के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, मतलब दिमाग में याद रखना कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, माने वैलेंस ऑर्बिट जिसको बोलोगे, इस वैलेंस ऑर्बिट में या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो या तो 6 इलेक्ट्रॉन हो। तो 0 इलेक्ट्रॉन वाला 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और 6 इलेक्ट्रॉन वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 0 इलेक्ट्रॉन वाला 2 लेगा तो अपने डुप्लेट कन्फिग्रेशन को फुल करेगा, और 6 वाला 2 लेगा तो ऑक्टेट कन्फिग्रेशन को फुल करेगा। मतलब कि किसी भी एटम या स्पेसीज के आउटर मोस्ट में 0 इलेक्ट्रॉन है, वह 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो डुप्लेट को पूरा करेगा। और जिस स्पेसीज के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, वह 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्टेट को पूरा करेगा। तो और डुप्लेट को पूरा करने वाला अगर यह एक्सेप्ट कर रहा है, भाई एक्सेप्ट किया 2 इलेक्ट्रॉन, तो यह डुप्लेट को पूरा किया भाई। और यह एक्सेप्ट किया 2 इलेक्ट्रॉन प्लस, तो क्या करेगा भाई? ये किसको पूरा करेगा? ऑक्टेट को पूरा करेगा। तो पूछा जाएगा भाई कौन सा ऐसा स्पेसीज है जिसके आउटर मोस्ट में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका हीरो अकेले H+ है। पूरे पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो अकेला हीरो कौन है भाई? H+ है। H+ के पास 0 इलेक्ट्रॉन होता है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब इलेक्ट्रॉन से इसको लव है कि नहीं है? तो इलेक्ट्रोफाइल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया।
तो यह नहीं बोल सकते हैं कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगा वह इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन सीकिंग। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन पुअर स्पेसीज जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल्स वह होते हैं जो लिविस एसिड होते हैं। कुछ लोग बोलता है, पढ़ाने वाले बहुत लोग बोलते हैं कि फ्री रेडिकल्स जो होता है ना इलेक्ट्रोफाइल्स नेचर का होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वह 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट कितना करते हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। और जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको लिविस एसिड के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है भाई? लिविस एसिड। मतलब जितने भी लिविस एसिड होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? लिविस एसिड। क्लियर हुआ बात? तो चल इसको भी तुम लोग उठाइए, तो समझ में आ रहा है। लोग क्या बोलेंगे भाई? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट। इसको थोड़ा बोलोगे अपने भोजपुरी भाषा में तो होगा इलेक्ट्रॉन लवर। भोजपुरी नहीं है, इंग्लिश से है। हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन से जिसको लव होगा उसको क्या बोलेंगे? तो लव का मतलब तो भाई अट्रैक्शन होता ही, वो चाहे किसी से लव। अभी बेचारा क्या होगा? तो बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीसीज होगा, यही होगा। ये क्या करेगा? एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काहे एक्सेप्ट करेगा पेयर? लोग क्या जरूरत है इसको इलेक्ट्रॉन लेने का हो? तो क्या बोलोगे? फॉर स्टेबल कन्फिगरेशन। किसके लिए भाई? स्टेबल कन्फिगरेशन होगा। या क्या होगा भाई? तो इसको बोलोगे इलेक्ट्रोफाइल्स जो होगा यह लिविस एसिड होगा। क्या होगा? लिविस एसिड होगा। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 0 इलेक्ट्रॉन होंगे या 6 इलेक्ट्रॉन होंगे? तो क्या लिखोगे? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इसका क्या हो जाए? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लिख दो या वैलेंस ऑर्बिट में लिख दो। वैलेंस ऑर्बिट इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जब गरीब है तो कहाँ अटैक करेगा? धनिक के पास। और धनिक कहाँ अटैक करेगा? गरीब के पास। अरे यही ना 2 चीज़ है दुनिया में सिस्टम, एक धनी है एक गरीब है। तो धनी से किसको मतलब है? गरीब को। अगर मान लो हम लोग मजदूर टाइप के लोग हैं, मान लो अगर हम लोग किसी के यहाँ काम नहीं करें तो उनका काम होगा? तो उनको भी हम लोग की ज़रूरत है कि नहीं? हम लोगों को उनकी ज़रूरत है कि नहीं कि उनके यहाँ काम करेंगे तो पैसा देंगे? तो मतलब है कि हम लोग कहाँ जाएंगे? जहाँ काम होगा। और काम वाला किसको खोजेगा? आदमी की ज़रूरत होगी तो वो आदमी को खोजेगा। तो वही बात है कि जब ये इलेक्ट्रॉन पुअर है, इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अटैक कहाँ करेगा? जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहीं अटैक करेगा कि नहीं? तो ये क्या करेगा? इट अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन। कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन। और इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन कौन होता है भाई? कार्बो अनायन। कौन होता है? कार्बो अनायन। मतलब यह कहाँ अटैक जाके करेगा? कार्बो अनायन पर अटैक करेगा। तो अब मान लो कि यहाँ कार्बो अनायन है, C और यहाँ माइनस चार्ज है इसके ऊपर। अब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आया तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो ये आएगा और कहेगा कि भैया हम तुमसे आ रहे हैं अट्रैक्शन करने, क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी होगा तो रिपल्सन हो जाएगा।
तो वो अपने रिपल्सन को बचाने के लिए चाहेगा कि हम किसी गरीब आदमी को अपना दान दे दें, नहीं तो इनकम टैक्स वाला आएगा पकड़ के लेके चल जाएगा। ज़्यादा रुपया भी ख़राब है, तो इनके पास ज़्यादा है, ये किसको खोज रहे हैं? गरीब आदमी को। जो थोड़ा उसको रुपया दे देंगे तो हमारा इनकम टैक्स बच जाएगा। तो ये किसको बुलाएंगे? गरीब को बुलाएंगे कि धनी को बुलाएंगे? गरीब को। तो गरीब आएगा और क्या करेगा? कहेगा कि भाई आप आइए और आपका चार्ज हम न्यूट्रल कर देते हैं, एक बॉन्ड बना देते हैं, आपका भी 8 हो गया, हम भी स्टेबल हो गए, आप भी स्टेबल हो गए। तो इसको भी नीड था कि नहीं, और इसको भी नीड था कि नहीं? दोनों को नीड था तब ना बॉन्ड बना। दोनों को, तुमको ज़रूरत है, तुम हमारे पास पढ़ने आए, तुमको हम घर से बुला के ले आके पढ़ाएंगे तो एक ही दिन पढ़वे करोगे। लेकिन तुमको नीड है तो तुम आते हो, हम कह देते आज नहीं पढ़ाएंगे, अपने घरे चले जाओ। तो हम लोग यही ना देखिए कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया कहाँ? कार्बन पे। क्या बना? एक स्टेबल कंपाउंड बना। इलेक्ट्रोफाइल को रिप्रेजेंट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई ई और ई प्लस। मतलब इसी से स्टूडेंट देख लेगा कि इलेक्ट्रोफाइल 2 तरह के होते हैं, एक होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। एक क्या होता है? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, और एक क्या होगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफाइल को दो लोग 2 पार्ट में बांट सकता है। बोलेगा क्या? एक को क्या बोलेगा? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरे को क्या बोलेगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? कोई चार्ज नहीं होगा। न्यूट्रल मतलब क्या होता है? कोई चार्ज नहीं। इस पर क्या होगा? पॉजिटिव पर क्या होगा? भैया हाँ, तब न्यूट्रल में जैसे देखो तो AlCl3, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? एल्युमिनियम के पास 3 बॉन्ड है ना। तो सेंट्रल एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बोल तो? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बताओ तो इलेक्ट्रोफाइल हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। Bf3 बोरॉन, बोरॉन का 3 और 3 बॉन्ड है उसके पास, 3 2 या 6। कै इलेक्ट्रॉन है भाई? 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितना इलेक्ट्रॉन की नीड है? 2 इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रोफाइल हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। CH3 प्लस, कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6। तो 3 बॉन्ड है, तो क्या होगा? 6। या कौन सा बोलो तो ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल हुआ? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ Cl प्लस, Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बोलो? अरे हैलोजन है, हाइड्रोजन किस ग्रुप में आता है? 17 ग्रुप में आता है। कौन कौन आता है? फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर, यही ना होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑस्टाटीन, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई? 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7। तो Cl के पास 7 है, 7 में 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तब ने 1 प्लस आया, तो 6 इसके पास कितना बच गया बताओ तो? 6 इलेक्ट्रॉन। Br प्लस के पास कितना बटा? 6 इलेक्ट्रॉन। I प्लस के पास कितना हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यह सब जो होंगे कौन से इलेक्ट्रोफाइल होंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होगा। वह जो होगा क्या होगा? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन से लव करेगा और क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर स्टेबल कन्फिग्रेशन। वह क्या होगा? लिविस एसिड होगा। उसके वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 0 इलेक्ट्रॉन हो गए या 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये कहाँ अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन पर, मतलब कार्बो अनायन पर अटैक करेगा। यह कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का होगा। एक होगा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, एक होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। फिर कल हम लोग बात करेंगे इस पर।